बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 और हम करेंगे इसमें पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल 2001 एंड 2002 के न्यूमेरिकल्स। इसमें देखें 2001 का हमारे पास न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द प्लेट्स 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी जो प्लेट्स हैं उनकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और उनकी ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है। तो इससे हम लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। यानी आप समझ लें प्लेट का ये एरिया गिवन है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। एंड प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। इट इज़ इनिशियली फिल्ड विद एयर। ठीक है, प्लेट्स के बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो हम ये कह रहे हैं कि फिल्ड विद एयर है ये। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस विद एयर के साथ जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटेंस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई भी इंसुलेटर, तो उसमें क्या किया है, फिर इंसुलेटर का एक स्लैब इंसर्ट किया गया है ऑफ द सेम एरिया। ठीक है, सेम एरिया का मतलब है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने, ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट किया उसका एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है एंड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है, ठीक है, वो इस डिस्टेंस के इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर इस प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, और उसको टू प्लेट्स के बिटवीन जो है हमने उसको इंसर्ट किया है, किसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। ये अब ये देखें क्या होता है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, आपके पास 2 मेटल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है ये। ठीक है, ये कनेक्शन के लिए क्या होते हैं, ये आउटसाइड इसके एक लेग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, इस पर चार्ज स्टोर होता है और जब हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो इसमें चार्ज हो जाता है, ये चार्जिंग हो जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से कनेक्ट होता है, अगर सपोज ये आपने ये वाली जो प्लेट है इससे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर ये प्लेट जो है, ठीक है, इसका टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। तो इस पे दोनों पर जो है वो ऑपोजिट चार्ज आता है प्लेट्स पर और इक्वल चार्ज होता है ये। अब इन दो प्लेट्स के बीच में जो है अगर हमने समझ लें कोई चीज़ इंसर्ट नहीं की है तो यहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगी, तो वो हो जाएगा कैपेसिटर विद एयर ये। ठीक है, और अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर इसके अंदर इंसर्ट किया है तो वो हो जाएगा कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि पूरे में अगर हमने ये इस तरह से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो ये हो गया कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। और एक थर्ड कैपेसिटर होता है कि जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक जो है पार्शियली, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट करें कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक होता है और कुछ पार्ट में एयर होता है, ये होता है कंपाउंड कैपेसिटर। या ये होता है कि दो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक, कुछ पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक होता है और कुछ पार्ट में दूसरा डाइलेक्ट्रिक होता है, ये होता है कंपाउंड। तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि हमने पूरा, ठीक है, कैपेसिटर जो है एक ही डाइलेक्ट्रिक से फिल किया है, तो ये सिंपल है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब ये कह रहे हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी प्लेट्स के बीच में पहले क्या है, एयर है। ठीक है, और इसकी एक कैपेसिटेंस है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस विद एयर के फार्मूले से ही। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है ये, तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। तो अब ये पूछते हैं कि कितनी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है, तो पहले हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे एयर के साथ, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डाइलेक्ट्रिक के साथ। ठीक है, और फिर हम उनके दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं और एक प्लेट का एरिया जो है हमें इस तरह से देखिए हमारे पास है, ये ए से डिनोट करते हैं एरिया ऑफ द प्लेट, और यहाँ पर जो है क्योंकि इन्होंने 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर शेप की है ये। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जो है इसकी बराबर है ये। ठीक है, अब स्क्वायर शेप की प्लेट है और आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो 10 बाय 10 सेंटीमीटर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका एरिया आएगा प्लेट्स का ये। उसके बाद ये है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को हम डिनोट करते हैं डी से, और ये गिवन है 2.5 सेंटीमीटर ये।
ठीक है। उसके बाद जिन्होंने डाइलेक्ट्रिक जो है ये इंसुलेटिंग जो मीडियम है, ठीक है, वो इंसर्ट किया है, ठीक है, इंसुलेटर का एक स्लैब इंसर्ट किया है इसके अंदर, उसकी थिकनेस जो है जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं वो भी 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ये टी जो है 2.5 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स भी 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो है पूरे कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट हो गया है, ठीक है, बीच में कोई जगह खाली नहीं है, गैप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये और ये जो है क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर ये देखें कि हमें एक तो ये कि इंक्रीज इन कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है, और दूसरा ये कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें और गिवन है। एक हमें दिया हुआ ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, इसे आप कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है उसका ये, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होता है, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ 2, ठीक है, और ये होता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये आपके पास है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो अब यहाँ पर ये दो क्योंकि यूज़ होगा इसका फॉर्मूले में, तो ये दोनों वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट्स होती हैं और ये गिवन है। तो यहाँ पर अब ये देखें हम क्या करते हैं, हम डाटा बना रहे हैं इसका, ठीक है। एरिया हमें प्लेट का गिवन है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए यूनिट इसका सही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको पहले ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दो तरह से इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। या तो हम ये करें कि इसको अलग अलग जो है मीटर में चेंज कर लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लें। यानी फॉर एग्जांपल ये 10 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस 10 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इस, ठीक है, 10 को 100 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप 10 को 100 से डिवाइड करने के बाद, दोनों 10 को 100 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, जो कि आपको समझ लें कि इजी है। आप जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 100 आया, और यूनिट क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे जब एरिया आपके पास आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में और आप इसको चेंज करना है आपको मीटर स्क्वायर में, तो आप यहाँ पर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एक्सपोनेंट -4 से, ये ठीक है, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो कहीं पे भी एरिया अगर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में हो और आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको सिंपली सिर्फ 10⁻⁴, ठीक है, आप इसको, ठीक है, एक्सपोनेंट -4 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हमारे पास सेंटीमीटर में, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे और इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0.025 मीटर। फिर थिकनेस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है 2.5 सेंटीमीटर, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, 0.025, ये हो जाएगा मीटर। ये उसके बाद हमें दिया हुआ है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन कैपेसिटेंस या इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, और ये होगी हमारी कैपेसिटेंस, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक माइनस कैपेसिटेंस विद एयर। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है और एयर के साथ कम होती है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। तो अब हम इसको अलग अलग पहले कैलकुलेट करेंगे। हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, ये वो ये आपके परमिटिविटी और ये एरिया और ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखिए इसकी वैल्यूज पुट कर दी, मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी, आंसर आएगा मेरे पास 3.54 एक्सपोनेंट -12, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरड, तो यहाँ पे मैंने एफ लिखा है, तो ये आ गई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की, एरिया एंड डी, ठीक है, मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आया 7.08 एक्सपोनेंट -12 फैरड।
ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस हमें नज़र आ रही है कि ये ज़्यादा है और सी ए जो हमारे पास कम है। अब हम चेंज निकालेंगे, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, ये होगी हमारी सी डी माइनस सी ए। मैंने माइनस किया, ठीक है, माइनस करने के बाद मेरे पास आएगा 3.54 एक्सपोनेंट माइनस 12 फैरेड। तो ये आया आपके पास इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इतनी जो है इंक्रीज हुई है, ठीक है, बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 2002 का प्री मेडिकल का, ठीक है, न्यूमेरिकल है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द गिवन सर्किट एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इस सर्किट में देखें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये है C1 और इसके बाद जो चार्ज है इसको हम Q1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये दूसरा है C2 और इसके चार्ज को हम Q2 से डिनोट कर रहे हैं, और तीसरा है हमारे पास C3, इसके चार्ज को हम Q3 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे देखें वैल्यूज़ गिवन है इनकी कैपेसिटेंस की, ठीक है, C1 है 6 माइक्रोफैरड, C2 है 2 माइक्रोफैरड और C3 है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है ये जो पूरा सर्किट है इसकी, ठीक है, टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और आपको कैलकुलेट करना है Q1, Q2 और Q3 यानी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब ये देखेंगे हम डाटा बना रहे हैं। C1 हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, C2 है आपके पास 2 माइक्रोफैरड। अब ये देखिए सारी जो आपकी कैपेसिटेंस हैं इनके आपके यूनिट सेम है, माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। तो हम यहाँ पे यूनिट इसका, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर इसको माइक्रो को माइक्रो में ही रहने देंगे। माइक्रो की पावर यानी 10⁻⁻6 हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि पुट करने से गलत नहीं होगा, लेकिन पुट करने से हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसके लिए हम इसको चेंज नहीं करते हैं और इसी तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास जो भी इसका रिक्वायर्ड आंसर होता है वो आ जाता है सही। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और हमें कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, Q1, Q2 और Q3 हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए हमें करते हैं क्या, सबसे पहले अब ये देखें कि कैपेसिटर के सर्किट्स में क्या होता है कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो उन दोनों का चार्ज जो है वो सेम होगा ये। ठीक है, सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम होता है ये, और वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है, यानी जो भी आपने बैटरी लगाई है उनके अक्रॉस, तो उसका बैटरी का वोल्टेज जो है उन दोनों कैपेसिटर में, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर 2 कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, दोनों का वोल्टेज सेम होगा और चार्ज जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो भी हम चार्ज होगा, ठीक है, हम देख लेंगे किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पैरेलल में इस तरह होता है और सीरीज़ में इस तरह होता है, इसी को हम आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अब यहाँ सर्किट में आप ये देखें कि आप जब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंस के, ठीक है, या आगे आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रेजिस्टेंस के, तो उसमें क्या होता है कि जब आप सर्किट सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उसमें आप ये देखते हैं कि ये बॉक्स की तरह से देखेंगे बना हुआ होता है ये। ठीक है, जैसे ये एक बॉक्स है ये, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लूप है ये, और एक ये बॉक्स बना हुआ है ये। ठीक है, ये हम ये कहते हैं कि ये एक लूप है ये। तो ये समझ लें कि एक बॉक्स के अंदर ये दूसरा बॉक्स है ये, तो ये हम कहते हैं ये वाला क्या है, ये सबसे अंदर वाला बॉक्स है, ये इनर मोस्ट लूप है ये। तो हम जब सर्किट में समझ लें कि इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फॉर किसके लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, तो हम सबसे अंदर वाले इनर मोस्ट जो इसका बॉक्स होता है या लूप होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो स्टार्ट करेंगे सर्किट को सॉल्व करना वो यहाँ से करेंगे। ये अंदर वाला छोटा बॉक्स है, ये इनर मोस्ट है ये, और इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं C2 और C3, और हम देखेंगे कि इनको कि ये पैरेलल में है या सीरीज़ में। अब पैरेलल में क्या होता है, देखिए चार्ज डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से फर्ज करें कि इस तरह से अगर चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे आके अब इसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इन 2 कैपेसिटर में। जिस तरह से करंट होता है ना उसी तरह से चार्ज समझ लें कि अगर करंट जैसे देखें आ रहा होता है यहाँ पर, तो अगर करंट के पास फिर, ठीक है, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं तो फिर करंट जो है उन पाथ्स में डिवाइड हो जाता है ये, इस तरह से चार्ज भी डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो अगर करंट डिवाइड हो रहा होता है या चार्ज डिवाइड हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है ये दोनों चीज़ें पैरेलल लगी हैं, ठीक है। और अगर चार्ज डिवाइड नहीं होता है यानी सेम होता है या करंट सेम होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सीरीज़ में लगी हुई हैं। अब इन दोनों को पहले हम पैरेलल से सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों की हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। C2 और C3 पैरेलल हैं और इन दोनों की C2 और C3 की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है, तो वो हम इसको डिनोट करेंगे C4 से, ठीक है। तो आप नंबरिंग जो है यहाँ से इसके बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये C1 है, C2 C3 है। तो अब जो इसके बाद जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है, उसको हम C4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर फाइनल जो एक सर्किट की पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है उसको फिर हम किससे डिनोट करते हैं, हम CE से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसकी हम कोई नंबरिंग नहीं करते हैं, उसको हम खाली C से या CE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि C2 और C3 जो हैं उनका इक्विवेलेंट है C4 और ये दोनों पैरेलल में हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है कि कैपेसिटेंस क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो C4 जो है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है और इनका फॉर्मूला बनेगा C2 प्लस C3। और यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, 2 माइक्रो और C3 की क्या है, 4 माइक्रो। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास आएगा 6 माइक्रो फैरड। अब ये C4 जो है जिसकी वैल्यू आई है 6 माइक्रो फैरड, ये देखिए हम कहाँ लगाएंगे, ये जो दो लगे हुए हैं, ठीक है, इनको हम हटा देंगे और फिर ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में, ठीक है, हम C4 लगा देंगे, ठीक है। यानी जिनका इक्विवेलेंट होता है वो कहाँ लगता है, इन दोनों को हटा के, ठीक है, उस जगह में लग जाता है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे आपको हर स्टेप का जो है ना सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जब तक कि आपके पास एक इक्विवेलेंट, ठीक है, कैपेसिटेंस के लास्ट कैपेसिटर ना आ जाए, ठीक है, जब तक आप सर्किट बनाएंगे। और सर्किट बनाना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि आप जो हैं जब आप कैलकुलेट करेंगे आगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, उसके लिए आपको फिर सर्किट, ठीक है, बने हुए होते हैं, उनमें आपको बैकवर्ड चलना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हर स्टेप का सर्किट बनाना ज़रूरी है। अब देखें कि हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया C4 देखें मैंने कैसे लगाया, इन दोनों को, ठीक है, हटा के मैंने यहाँ C4 लगा दिया। अब ये बैटरी है, ये C1 है और C4 का जो चार्ज है वो Q4 है। अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से और फिर यहाँ से, तो ये दोनों में से एक ही चार्ज समझ लें कि पास हो रहा है, ये दोनों का चार्ज है वो सेम होगा। जिस तरह करंट होता है उसी तरह चार्ज का, ठीक है। यानी कि देखें अगर ये यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे, ठीक है, कि यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वही करंट इसमें से पास होगा, ठीक है। तो हम, ठीक है, अगर आपको चार्ज का समझ में नहीं आए तो आप करंट को चला के देख लें, और अगर करंट जो है डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि चार्ज भी फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, चार्ज भी सेम होगा। तो सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्ज, ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों सीरीज़ में हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे सीरीज़ के फॉर्मूले से। और इसका इन दोनों का जब एक फाइनल इक्विवेलेंट आएगा तो फिर वो एक ही रह जाएगा कैपेसिटर, इसको हम CE से डिनोट करेंगे। अभी इनको सीरीज़ के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे C1 और C4 को। ये तो यहाँ पे देखें CE जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है किसका, C1 का और C4 का, और C1 C4 जो है वो सीरीज़ में है। सीरीज़ में हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल का, ठीक है, यानी 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C4। अब C1 की वैल्यू क्या थी, 6 माइक्रो, और C4 की भी क्या थी, 6 माइक्रो, ठीक है। माइक्रो हम एंड में लगाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे, ठीक है, अभी एलसीएम ले रहे हैं। मैंने 6 एलसीएम लिया, ऊपर क्या आएगा आपके पास 1 + 1 यानी 2 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे ये 1/CE की वैल्यू आई है, मैंने दोनों इनको इन्वर्स कर दिया, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, और इसको 1 को नीचे कर दिया। यहाँ पे 6 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, ठीक है, इन दोनों को इन्वर्स कर दिया 6/2, ठीक है, डिवाइड किया मैंने। आगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैरड, यानी अभी देखिए कौन सा है, ठीक है, इसकी आई है आपके पास, जो फाइनल आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आया आपके पास 3 माइक्रो फैरड। यानी कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट कर ली 3 माइक्रो फैरड। अब जब हमारे पास एक फाइनल लास्ट कैपेसिटर आ जाता है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें देखें उस कैपेसिटर की,
ठीक है, तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या? कैपेसिटेंस और इसका वोल्टेज और इसका चार्ज। अब अगर एक बैटरी है और उसके सामने ठीक है एक कैपेसिटर लगा है, तो जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही इस कैपेसिटर पर वोल्टेज होगा। यानी 10 वोल्ट की अगर आपने बैटरी लगाई है तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा जब तक कि इसके प्लेट्स के बिटवीन 10 वोल्ट ना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और इसका वोल्टेज जो होता है सेम होता है। ये तो इसका वोल्टेज हमें पता चल गया कि 10 वोल्ट है। ठीक है, हमें कैपेसिटेंस पता है। अब हमें क्या नहीं पता? चार्ज नहीं पता। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है चार्ज ऑन दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, यानी हमें QE कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब चार्ज ऑन CE जो है, ठीक है, यहाँ पे देखें फॉर्मूला जो है हमारा कैपेसिटर के जो सर्किट्स होते हैं उसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ कर रहे होते हैं और चल रहा होता है हमारा Q इज इक्वल टू ठीक है CV। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका चलेगा। ये Q चार्ज होता है, C कैपेसिटेंस होती है और V क्या होता है? वोल्टेज होता है। ठीक है, यही अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है जब, और अगर आपको ठीक है चार्ज कैलकुलेट करना है जब, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं इन सर्किट्स में। तो यहाँ पे देखिए कि QE के लिए क्या होगा? ठीक है, CE और V, CE के 3 माइक्रो और V क्या है हमारे पास 10, मल्टीप्लाई किया मैंने 30। देखिए माइक्रो चेंज नहीं किया मैंने, माइक्रो ऐसे ही रहेगा। अब चार्ज जो है आपका माइक्रो कूलम में आ रहा है, तो ये आपके चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया 30 माइक्रो कूलम। अब इसके बाद हमें बैकवर्ड चलना होता है। बैकवर्ड चलने देखें, यानी इसकी हमें तीनों चीज़ें मालूम हो गई। ठीक है, वोल्टेज, कैपेसिटेंस और चार्ज। अब हम इससे पीछे आते हैं और हम देखते हैं कि ये CE किसका इक्विवेलेंट है। CE किसका इक्विवेलेंट है? C1 और C4 का। ठीक है, और C1 और C4 जो हैं कैसे लगे हुए हैं? सीरीज़ में लगे हुए हैं। और सीरीज़ में हमने देखा था क्या चीज़ सेम होती है? चार्ज सेम होता है ये। ठीक है, तो अब अगर C1 C4 सीरीज़ में है और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो वो चार्ज जो है ठीक है हम कहाँ से लेंगे? ठीक है, वो हम यहाँ से लेंगे, इसके इक्विवेलेंट से ये। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ जो सेम आएगी ठीक है कैपेसिटर्स में, ठीक है, वो सेम चीज़ की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? उसके इक्विवेलेंट से। तो C इसका इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है C पे जो चार्ज होगा वही C1 का चार्ज होगा और वही C4 का चार्ज होगा। ठीक है, यानी जो QE है वही Q1 होगा और वही क्या होगा? Q4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जो सेम वाली चीज़ होती है इसको आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि C1 C4 सीरीज़ में है और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। अगर चार्ज सेम होता है हम उसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे? उसके इक्विवेलेंट से। तो इक्विवेलेंट क्या था इसका? CE और CE का चार्ज था QE। तो QE किसके इक्वल है? Q1 और Q4 के, और इसकी वैल्यू है 30 माइक्रो कूलम। यानी हमें Q1 का और ठीक है Q4 का हमें चार्ज मालूम पता चल गया। तो ये 30 माइक्रो कूलम। और ये हम जो लें कि हमने एक चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, चार्ज ऑन C1 हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखें कि हमें देखें वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है। हमसे एक क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि वोल्टेज आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अगर हमसे वोल्टेज नहीं पूछा है तो फिर हम क्या करेंगे कि आपने देखें इसका चार्ज कैलकुलेट कर लिया, इसका चार्ज आ गया। ठीक है, दोनों की चार्ज की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, अब आप जो वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे ठीक है वो इसका वोल्टेज हमें की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि C4 के अंदर जो है हमारे पास C2 और C3 है। ठीक है, जिसका हमें चार्ज मालूम करना है। ठीक है, C2 C3 कहाँ है? इसके अंदर है। ठीक है, C2 C3 का इक्विवेलेंट क्या है? C4 है ये। तो हम इस C4 का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और वोल्टेज के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से वोल्टेज का फार्मूला क्या बनेगा? Q/C। ठीक है, इस तरह से हम वोल्टेज का फार्मूला बनाएंगे। तो ये वोल्टेज का फार्मूला बनेगा हमारे C4 का V इज इक्वल टू Q/C, यानी V4 इज इक्वल टू Q4/C4। Q4 की वैल्यू क्या है? 30 माइक्रो और C4 की क्या है आपकी? ठीक है 6 माइक्रो। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5 वोल्ट। यानी V4 का ठीक है आपके पास ठीक है यानी कि वोल्टेज आ गया C4 का 5 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज मालूम कर लिया हमने। अब हमने देखा कि C2 और C3 जो हैं वो पैरेलल में हैं और इनका इक्विवेलेंट क्या है? ठीक है, इनका इक्विवेलेंट क्या है? आपके पास C4 है। यानी कि अब सर्किट में आप क्या कर रहे हैं? पीछे चल रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए, आपने इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया 5 वोल्ट। अब आप ये देखेंगे ये किसका इक्विवेलेंट है, C4 किसका इक्विवेलेंट था, C4 था हमारे पास, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसका जो वोल्टेज सेम है, तो इस वोल्टेज सेम की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इसके इक्विवेलेंट से, यानी इसका इक्विवेलेंट C4 है, तो जो C4 का वोल्टेज होगा वही C2 का होगा और वही C3 का होगा, ठीक है। यानी V4 जो है वो किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा और V3 के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो सेम चीज़ होती है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो, ठीक है, वोल्टेज हो। तो यहाँ पर अब हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम है, और वोल्टेज हम कहाँ से ले लेंगे, ठीक है, इसके, ठीक, इक्विवेलेंट से ले लेंगे V4 से। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 5 वोल्ट, ठीक है। यानी C2 का भी वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट और C3 का भी वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट। अब आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू CV से। चार्ज ऑन C2 क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, ठीक है। V2 किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें, ठीक है, 5 वोल्ट, और हमारे पास C2 किसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ हम देख लेंगे डाटा में 2 माइक्रो मल्टीप्लाई किया 10 माइक्रो कूलम आ गया चार्ज ऑन, ठीक है, C2 ये। इस तरह से चार्ज ऑन C3 आप कैलकुलेट कर लें, Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से, Q3 इज इक्वल टू C3 V3, ठीक है। C3 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रो फैरड, V3 कितना है 5 वोल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये आ गया चार्ज ऑन, ठीक है, C3। अब यहाँ पे देखें इसका चार्ज जो है, एक का कितना आया 10 और एक का आया 20। यहाँ पे एक चीज़ और देख लें आप कि मेरे पास जो ये सर्किट था इसका मेरे पास चार्ज आया था कितना, ठीक है, 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। और चार्ज पैरेलल में डिवाइड होता है ये, ठीक है, चार्ज क्या होता है पैरेलल में। तो अब ये पैरेलल है और इसमें चार्ज डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो 30 जो था, इस C4 का जो चार्ज था 30 माइक्रोकूलम, वही 30 जो इनमें डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो यानी मैं इनका जो चार्ज कैलकुलेट करूँगी तो उन दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए 30। तो इसी तरह से हम देखें, एक का हमारे पास आपके पास आया है 10 माइक्रोकूलम और एक का आपके पास आया है 20। तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा है 30 माइक्रोकूलम, यानी 30 माइक्रोकूलम चार्ज है इन दोनों में डिवाइड हुआ है और वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ है, वोल्टेज हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, जो कि हमारे पास आई है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये हमारे पास आया है पहला 30 माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज ऑन C1। फिर हमारे पास आया है चार्ज ऑन C2 10 माइक्रोकूलम, फिर हमारे पास चार्ज ऑन C3, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम। ये हमने पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया, जो रिक्वायर्ड था हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, 2002 का ही न्यूमेरिकल, और ये हमारे पास है स्मॉल स्फीयर, ठीक है, एक छोटी सी बॉल है, स्फीयर है, उसका वेट है 5 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन, इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, ठीक है। वो एक आपने उसको एक थ्रेड से, सिल्क थ्रेड से उसको बांध के लटकाया, कहाँ से अटैच किया है, विच इज़ अटैच टू अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन, ठीक है। एक इंसुलेटर है, एक इंसुलेटिंग समझ शीट है और उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक इंसुलेटिंग शीट है, उसका पॉजिटिव चार्ज है और बहुत बड़ी है, लार्ज है, ठीक है। उस पे एक पॉइंट से हमने ये थ्रेड जो है अटैच कर दिया है। तो इस तरह से क्या होगा, वो जो है बॉब है, ये जो स्फीयर है वो क्या होगा, हैंग हो जाएगा, लटकने लगेगा। उसके बाद मैंने चार्ज ऑफ 6 एक्सपोनेंट -8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द बॉल, बॉल क्या यानी स्फीयर। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन। और फिर ये परमिटिविटी आपको दी हुई है, ठीक है, ε0 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख लें पहले इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो है ये पूरी, ठीक है, एक आपके पास चार्ज शीट है, ठीक है, इंसुलेटिंग चार्ज शीट है और ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर, और यहाँ पर ये सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड को आपने यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे किसी पॉइंट पे अटैच किया हुआ है और फिर इसको हैंग कर दिया और यहाँ पे एक स्फीयर इसके साथ ये लटक रही है। अभी स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो ये इसके साथ बिल्कुल समझ लें कि ये टच कर रही है। अब जब हम स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज
प्लेस कर देंगे, यानी इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये आपकी शीट पॉजिटिव चार्ज है और इसके भी ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज कि आपने इसको कर दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्शन की वजह से ये जो स्फीयर है फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी जितनी भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ज़्यादा करेगा, कम होगी तो कम करेगा, और मूव करने के बाद यहाँ पे आके समझने रुक जाएगा, यानी इतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन थी कि उसने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो अब ये क्योंकि रिपल्शन है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये चीज़ इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रही है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है F। और ये जो स्फीयर है इसका वेट है W, ठीक है, इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि थ्रेड जब इस तरह से, ठीक है, मूव करके आया है इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ये वर्टिकल के साथ, वर्टिकल का मतलब है ये पूरी वर्टिकल जो लाइन है ये, इसके साथ ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है जिसको हम कह रहे हैं थीटा डैश, ये 30 डिग्री है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे देखें जब भी कोई चीज़ किसी थ्रेड से, ठीक है, लटक रही होती है तो उस थ्रेड के अंदर क्या आ जाती है, टेंशन। ठीक है, यहाँ पर टेंशन है, टेंशन इन द थ्रेड, ये T है, ये टेंशन हमेशा क्या होती है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, तो ये हमारा डायरेक्शन है टेंशन की। ठीक है, अब यहाँ पर टेंशन के हमें क्या करने पड़ते हैं, समझ लें कि इनको कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं, इसके और रिजॉल्व करना पड़ता है कंपोनेंट्स में, एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो हम टेंशन के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक होता है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी एक्स कंपोनेंट, और ये होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी वाई कंपोनेंट, और ये होता है टी एक्स और ये होता है टी वाई। ठीक है, अब अगर हम इसको हम टी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट मान रहे हैं और इसको हम टी वाई कंपोनेंट मान रहे हैं, वाई कंपोनेंट मान रहे हैं, इसको किसको, इसको, तो फिर उसके लिए हमारे पास ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके लिहाज से यहाँ जो थीटा एंगल बन रहा है उसके लिहाज से ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस थीटा के लिए हम क्या करते हैं, हम ये पूरा अगर हम ये देखें यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यानी कि हमने फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको अगर यहाँ पे ये पूरा ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँ तो यहाँ पे देखें कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल हो गया। तो अब ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 30, तो ये एंगल होता है हमारे पास, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 60 डिग्री है। ये हमें एंगल चाहिए क्योंकि इसके लिहाज से ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। तो थीटा हमारा क्या है, 30 नहीं है, 30 ये है, और जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, जो हमारा हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वो होगा हमारा ये वाला एंगल, ये होगा 60 डिग्री। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको चार्ज डेंसिटी। ठीक है, किसकी, ये जो आपकी पूरी इंसुलेटिंग शीट है, चार्ज शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, और चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम ये देखें कि हमारा डाटा क्या क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉल या स्फीयर, ठीक है, 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन, और इस स्फीयर पर हमने जो चार्ज प्लेस किया है, ठीक है, 6 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है, और एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा डैश से 30 डिग्री, और थीटा हमने कैलकुलेट किया 90 माइनस 30 से। ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री, और ये हमारे पास, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर ये देखें अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, और वो होती है हमारा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें किस तरह कंडीशन अप्लाई होती है कि हम देखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेज हैं। एक ये फोर्स है आपके पास, ठीक है, टी एक्स, और ये फोर्स है आपके पास, ठीक है, एफ, जो होती है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसको आप पॉजिटिव लेते हैं, जो होती है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस उसको आप नेगेटिव लेते हैं, और दोनों को ऐड करके, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज हैं उनको आप ऐड कर लें और इक्वल कर दें 0 के। ठीक है, तो ये हमने टी एक्स प्लस माइनस एफ किया है, तो ये हो गया टी एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू 0, माइनस एफ इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी एक्स इज इक्वल टू एफ, और एक्स कॉम्पोनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये होगा टी कॉस थीटा,
इज इक्वल टू एफ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट क्या होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में देखें कौन सी फोर्सेज हैं, ठीक है, ये है टी वाई है और ये डब्ल्यू है। तो ये अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसको हम नेगेटिव लेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टी वाई में जब हम माइनस डब्ल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, टी वाई माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और माइनस डब्ल्यू इधर लेगा, टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब टी वाई, ठीक है, टेंशन का वाई कॉम्पोनेंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, यह सेकंड इक्वेशन है। अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। ये देखें आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ। टी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एफ। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होता है फोर्स, ठीक है, तो हम इसको फोर्स को यहाँ लेके आएंगे, टेन को यहाँ लेके आएंगे, टेन थीटा, और यहाँ पर हमें, ठीक है, वेट गिवन है और थीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो अब हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, हमारे पास फोर्स आ जाएगी जो कि रिपल्सिव फोर्स है 2.89 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन एफ। हमें कैलकुलेट करनी है चार्ज डेंसिटी, उसके लिए हम जो है कंसिडर करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक जो है चार्ज शीट हो और बहुत लार्ज हो, इन्फिनिट हो, ठीक है, तो उसके जो है इन फ्रंट में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पर वो होती है सिग्मा, यानी कि चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन में इसका फार्मूला ड्राइव किया था। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे चार्ज डेंसिटी के लिए। और यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो एक और फार्मूला होता है वो होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ये हमने पुट कर दिया और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका सिग्मा का फार्मूला बनाएंगे। ये इसको यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज हमें मालूम है, फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है, मैंने इनकी वैल्यूज पुट की हैं और फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिवाइड किया 6 एक्सपोनेंट माइनस 8 से। तो आगे मेरे पास चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऑफ इंसुलेटिंग शीट 8.525 एक्सपोनेंट माइनस 7, और ये क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया है तो इसका यूनिट भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई चार्ज डेंसिटी ऑफ द इंसुलेटिंग प्लेन।